हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है चालुक्य वंश। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? चालुक्य वंश है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है चालुक्य वंश, दक्षिण भारत का चालुक्य वंश। तो शुरुआत करने से पहले बता दें आपको कि हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जो कि नाम है बोधियागा स्टडी। तो और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन तो जरूर दबा देंगे ताकि आपके हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो शुरुआत करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश में 4 राजवंश हुए हैं, 4 वंश हुए हैं। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। चालुक्य वंश में 4 वंश, चालुक्य वंश में कितने वंश हुए हैं? 4 वंश हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं चालुक्य वंश में 4 वंश के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला आ जाता है बादामी का चालुक्य, बादामी या फिर बतापी का चालुक्य, बादामी या फिर बतापी का चालुक्य। ठीक है, तो पहला आ जाता है बादामी या फिर बतापी का चालुक्य। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा बेंगी का चालुक्य। क्या है नेक्स्ट? बेंगी का चालुक्य है। कौन सा है? तो चालुक्य में 4 वंश हैं। पहला बादामी का चालुक्य, दूसरा बेंगी का चालुक्य, तीसरा आ जाता है लाट का चालुक्य। तीसरा कौन सा आ जाता है? लाट का चालुक्य। आगे चौथा की बात करते हैं तो चौथा आ जाता है कल्याणी का चालुक्य। तो पहला बतापी या फिर बादामी का चालुक्य, दूसरा बेंगी का चालुक्य, तीसरा लाट का चालुक्य, चौथा कल्याणी का चालुक्य। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला बादामी या फिर बतापी का चालुक्य, दूसरा बेंगी का चालुक्य, तीसरा लाट का चालुक्य, चौथा कल्याणी का चालुक्य। ठीक है, तो पहला से शुरुआत करते हैं बादामी का चालुक्य से। बादामी का चालुक्य की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो इसके संस्थापक हो जाते हैं पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम हो जाते हैं। बादामी का चालुक्य का यहाँ संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हो जाते हैं जय सिंह। ठीक है, कौन हो जाते हैं? जय सिंह। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और प्रथम शासक अगर पूछे तो क्या कौन हो जाते हैं? तो प्रथम शासक हो जाते हैं पुलकेशिन प्रथम। कौन हो जाते हैं? पुलकेशिन प्रथम। लेकिन अगर बोल दे कि उत्कर्ष पे किनके शासनकाल में रहा, तो पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुलकेशिन ने अपने बादामी क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। किसे जीतकर? बादामी क्षेत्र को जीतकर किसे राजधानी बनाए? तो बादामी को राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृतिवर्मन प्रथम, कृतिवर्मन प्रथम। तो कृतिवर्मन प्रथम इन्होंने कादम्बों को नष्ट करके गोवा को क्षेत्र को जीत लिया। कादम्बों को नष्ट करके गोवा क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, कौन जीते? कृतिवर्मन प्रथम ने। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। कादम्बों को जीतकर कौन बने? गोवा को कौन जीते? कदम्बों को नष्ट करके गोवा को जीते कृतिवर्मन प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय
पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक थे। ठीक है, चालुक्य वंश का प्रतापी शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिन्हें महान शासक भी कहा जाता है। ठीक है, एहोल अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया। वर्धन वंश के हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन वंश की राजधानी कन्नौज। ठीक है, और उसे नर्मदा नदी के आगे बढ़ने से रोका। कौन रोके? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, यहाँ से अब ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसने कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को जीत करके, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को जीत करके कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको क्षेत्र को जीत करके इन्होंने किन्हें दे दिया? तो ये जीत करके विष्णुवर्धन को वहाँ का प्रमुख बनाया, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बेंगी को बनाया। इसलिए क्या कहलाया? बेंगी का चालुक्य। तो बेंगी का चालुक्य यहाँ आप पढ़ लिए। और पहला आपने बादामी या बतापी का चालुक्य पढ़े। नेक्स्ट यहाँ बेंगी का चालुक्य किसने जीता? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जीत करके कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र के डेल्टा को जीत करके विष्णुवर्धन को वहाँ का प्रमुख बनाया। और राजधानी कहाँ बना? तो बेंगी बना। ठीक है, और वह क्षेत्र क्या कहलाया? बेंगी का चालुक्य। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पहलव से संघर्ष को प्रारंभ किया। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पहलव के संघर्ष को प्रारंभ किया। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पहलव के संघर्ष को प्रारंभ किया। इसने पहलव राजा महेंद्र वर्मन को हराया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पहलव के संघर्ष को प्रारंभ किया। इसने पहलव के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पहलव के राजा महेंद्र वर्मन को हराया। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, तो अगर पूछ दे पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कौन किए, तो पहलव वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने। नरसिंह, सी से लायन याद कर सकते हैं, शेर, वैसे करके याद कर सकते हैं आप। अभिलेख की बात करें तो एहोल अभिलेख जो है एहोल अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में है। लिपि इसकी ब्राह्मणी लिपि है। लिखे कौन? तो जैन मतनु याई। लिखे कौन? जैन मतनुयायी रवि कृति ने। इसके अंतिम शासक बादामी या बतापी चालुक्य के अंतिम शासक कौन हुए? तो बादामी या फिर बतापी चालुक्य के अंतिम शासक कौन हुए? कृतिवर्मन द्वितीय। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 655 ईस्वी में पल्लव के अधिकार से 655 ईस्वी में पल्लव के अधिकार से बतापी को स्वतंत्र कराया। एक बार तो फिर से आप यहाँ ध्यान रखेंगे। विक्रमादित्य इसने 655 ईस्वी में पल्लव के अधिकार से मतलब पल्लव का अधिकार हो चुका था बादामी या फिर बतापी पे, उसको स्वतंत्र कौन करवाए? विक्रमादित्य ने स्वतंत्र करवाया। इसने गुजरात के लाट क्षेत्र को जीत करके जैसी वर्मन को वहाँ का प्रमुख बनाया, और जो कि लाट का चालुक्य के संस्थापक और लाट के चालुक्य यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं।
अब आ जाते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य द्वितीय इन्होंने क्या किया, तो पल्लव राजा, इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने पल्लव राजा नरसी नंदीवर्मन द्वितीय को हराया। इसने क्या किया, विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय को हराया और कांची, जो कि पल्लव का था, कांची को जीत करके कांची कोंड की उपाधि धारण की है। तो आप ध्यान रख लेंगे, चालुक्य वंश में कांची कोंड की उपाधि कौन धारण की है, तो ये विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण किया। किस तरह से किया ये तो हमने आपको बताया। इसने पल्लव के राजा नंदीवर्मन द्वितीय को हरा दिया, पल्लव के राजा नंदीवर्मन द्वितीय को हरा दिया और कांची को जीत करके कांची कोंड की उपाधि धारण किए। इनकी पत्नी कौन थी, लोक महादेवी। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी कौन थी, तो लोक महादेवी। लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी दोनों थी, दोनों पत्नी थी। तो इनकी पत्नी, इसकी पत्नी जो थी विक्रमादित्य द्वितीय की, लोक महादेवी, त्रिलोक महादेवी, जिसने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आप अगर पूछ दे कि लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी ने। ठीक है, और अगर राजा पूछे तो विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक कृतिवर्मन, जो हमने आपको अभी बताया ऊपर में, बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय थे, जिसकी हत्या उनके सावंत दुंती दुर्ग या दंती दुर्ग भी कहा जाता है, दंती दुर्ग ने किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और क्या किया, बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय को हत्या करके उसके सावंत दंती दुर्ग ने किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ से। तो चालुक्य वंश से जो भी टॉपिक थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आप चालुक्य वंश से आप इसे ध्यान से सुने होंगे। तो अगला दक्षिण भारत का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत का कुछ पूर्व मध्यकाल का जो है दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो आज शुरुआत करने वाले हैं। और दक्षिण भारत का जितना भी चैप्टर है हम आपको पूरे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है वाकाटक वंश। तो आज का हम लोगों का टॉपिक को समझ लेंगे। वाकाटक है जो कि पूर्व मध्यकाल का कहीं न कहीं दक्षिण भारत का इतिहास इससे जुड़ा है। तो आइए जानते हैं वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश को शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम बोधियागा स्टडी है। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश। हम सब पढ़ेंगे सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य कल्याणी, चोल, सब वंश पढ़ने वाले हैं। जो भी दक्षिण भारत का इतिहास है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, शुरुआत करते हैं वाकाटक वंश को। वाकाटक वंश की बात करें तो वाकाटक वंश के संस्थापक कहे जाते हैं विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, विंध्य शक्ति। तो वाकाटक वंश का संस्थापक कहा जाए तो किन्हें कहते हैं, विंध्य शक्ति को। वाकाटक वंश का
संस्थापक विंध्य शक्ति को। वाकाटक वंश की स्थापना कब की गई? तो ये लगभग 255 ईस्वी में। कब की गई? 255 ईस्वी में। तो इससे ध्यान रखेंगे। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 255 ईस्वी। वाकाटक वंश में दो शाखा हुए। पहला शाखा हो जाता है प्रधान शाखा और दूसरा वशिम शाखा। तो हम बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला आ जाता है प्रधान शाखा। प्रधान शाखा की बात करें तो प्रधान शाखा से रुद्रसेन द्वितीय हुए। प्रधान शाखा से रुद्रसेन द्वितीय हुए। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी कौन थी? प्रभावती गुप्त, ठीक है। तो प्रधान शाखा से रुद्रसेन द्वितीय हुए। प्रधान शाखा से कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय। अच्छा बताइए, वाकाटक वंश में दो दो ब्रांच था। पहला प्रधान शाखा, दूसरा वसीम शाखा। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। कब? 255 ईस्वी लगभग, ठीक है। इतना आप ध्यान हो गए। प्रधान शाखा से रुद्रसेन द्वितीय हुए। प्रधान शाखा से रुद्रसेन द्वितीय हुए और इनकी पत्नी कौन थी? प्रभावती गुप्त। इनकी पत्नी कौन थी? प्रभावती गुप्त, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इन दोनों से जो संतान हुए, इन दोनों का संतान में बड़ा संतान कौन था? दिवाकर सेन था। बड़ा संतान में कौन था? तो बड़ा संतान कौन था इनका? रुद्रसेन द्वितीय का। तो रुद्रसेन द्वितीय का बड़ा पुत्र था दिवाकर सेन, जो कि इसकी मृत्यु हो गई। बड़ा पुत्र दिवाकर सेन की क्या हुई? मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा पुत्र, क्योंकि हमने आपको बताया दो पुत्र थे। तो पहला पुत्र दिवाकर सेन जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दूसरा पुत्र कौन था? तो दूसरा पुत्र दामोदर सेन था। दामोदर सेन था। कौन था दूसरा पुत्र? दामोदर सेन। पहला दिवाकर सेन जिसकी मृत्यु हो गई। किनके पुत्र थे? रुद्रसेन द्वितीय के। पत्नी रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती। इन दोनों से दो संतान हुए। पहला दिवाकर सेन जिसकी मृत्यु हो गई, दूसरा दामोदर सेन, ठीक है। तो और हाँ, दामोदर सेन से एक फैक्ट जुड़ा है। ये जब राजा राजगद्दी पे जब बैठे ना, तो राजगद्दी पे बैठने के क्रम में ये दामोदर सेन के नाम से नहीं बैठे, बल्कि ये प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे। ये आपका महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधान शाखा के अंतिम राजा अगर पूछ दे, प्रधान शाखा के अंतिम राजा कौन थे? तो पृथ्वी सेन द्वितीय। प्रधान शाखा के अंतिम राजा कौन थे? पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद, रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रभावती ने अपने संरक्षण में तब तक शासन चलाई, अपने संरक्षण में तब तक शासन चलाई जब तक कि उनके पुत्र वयस्क नहीं हो गए। जब तक कि उनका पुत्र क्या नहीं हुए? बड़े नहीं हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। वाकाटक वंश दोनों शाखाओं में बढ़ जाने के बाद ही दोनों एक साथ शासन किए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि दोनों साथ मिलकर शासन किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको प्रधान शाखा के बारे में बता दिया। अब दूसरा है वसीम शाखा। वसीम शाखा से बात करें तो वसीम शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सर्वसेन। वसीम शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सर्वसेन, ठीक है। कब स्थापना किए? 330 ईस्वी। कब स्थापना की है? 330 ईस्वी में। कौन किए वसीम शाखा की स्थापना? संस्थापक कौन थे? तो ये सर्वसेन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वसेन का पुस्तक का नाम होता है हरिविजय। सर्वसेन का पुस्तक का नाम क्या होता है? हरिविजय। सर्वसेन के पुस्तक का नाम, इन्होंने सर्वसेन ने एक पुस्तक लिखा, इस पुस्तक का नाम क्या रखा? हरिविजय। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि वाकाटक वंश के वसीम शाखा के संस्थापक हरि सर्वसेन ने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम, और चार ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हरिविजय था। सर्वसेन के पुस्तक का नाम क्या था? हरिविजय, ठीक है।
ये सर्वसेन, ये प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे। ये प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे। ये जो है सर्वसेन जो है वसीम शाखा के संस्थापक कब किए? 330 ईस्वी में। ठीक है, तो सर्वसेन जो वसीम शाखा, वाकाटक वंश के वसीम शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। इनके पिता कौन थे? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के एकमात्र शासक हुए जो सम्राट की उपाधि धारण किए। किसका उपाधि धारण किए? सम्राट का। तो पूछ देगा आपसे कि प्रवरसेन के पुत्र कौन थे? सर्वसेन। ये क्या? वाकाटक वंश के वसीम शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, और प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के एकमात्र ऐसे शासक हुए जो सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के वसीम नामक स्थान पर वाकाटक वंश ने दूसरी शाखा का उदय होने के कारण इसका नाम वसीम शाखा रखा गया। मतलब महाराष्ट्र में कोई ऐसा एक जगह है, वसीम नामक जगह था, वहाँ स्थापना किया गया वाकाटक वंश की दूसरे शाखा का। इस कारण से क्या नाम पड़ गया? वसीम शाखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंद शक्ति द्वितीय एवं प्रवरसेन द्वितीय। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रवरसेन द्वितीय वो न मानिएगा। ठीक है, ये प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो राजगद्दी पर प्रधान शाखा के से जो बैठे थे, दामोदर सेन, प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, वो नहीं थे। आप यहाँ एकदम गाइड कीजिएगा, ये प्रवरसेन द्वितीय अलग थे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि ये दामोदर सेन नहीं थे, बल्कि इनमें से इसी नाम से ये अलग थे, दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन नाम क्या रखे थे? प्रवरसेन द्वितीय। तो बिंद शक्ति एवं प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, बिंद शक्ति एवं प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय, बिंद शक्ति द्वितीय एवं प्रवरसेन द्वितीय वसीम शाखा के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ लिखाया नहीं है, ये वसीम शाखा लिख देते हैं यहाँ पे। ये दोनों वसीम शाखा से थे। ठीक है, वसीम शाखा से थे। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में, प्रवरसेन द्वितीय कौन? प्रवरसेन द्वितीय ये वाले वसीम शाखा वाले। तो प्रवरसेन द्वितीय जो थे, प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास को तो आप जानते ही होंगे, अभिज्ञान शाकुंतला, मेघदूतम, ये सब पुस्तक इनका है, कालिदास का। ठीक है, तो ये प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास ने कुछ दिन रहकर सेतुबंध नामक एक पुस्तक था, सेतुबंध नामक एक पुस्तक का संशोधन करके इन्होंने मेघदूता नाम से बुक को लिखा। सेतुबंध पुस्तक का संशोधन करके इन्होंने कौन सा बुक लिखा? मेघदूतम नामक बुक को लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश के शासक वैष्णव धर्मी यानी विष्णु प्लस शिव दोनों के उपासक थे। विष्णु एवं शिव दोनों के उपासक थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो आशा करते हैं आपको वाकाटक वंश से रिलेटेड आपका जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आप इसे ध्यान से सुने होंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट दक्षिण भारत का और चैप्टर आपका दक्षिण भारत हम पूरा क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का नेक्स्ट चैप्टर है पल्लव वंश। पल्लव वंश की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दक्षिण भारत में, जो कि आपका दक्षिण भारत से रिलेटेड है। तो आज का चैप्टर है पल्लव वंश। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत का चैप्टर पल्लव वंश के बारे में। तो
और या फिर इसे कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल की जो भी शासक हुए हैं। तो बात करते हैं, उससे पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश की आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पल्लव वंश की शुरुआत करते हैं। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव का अर्थ होता है लता। पल्लव का वह अर्थ होता है लता। और तमिल में पल्लव का अर्थ क्या होता है? तो तमिल में पल्लव का अर्थ होता है डांकू। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तमिल में पल्लव का अर्थ होता है डांकू और पल्लव का ऐसे अर्थ क्या होता है? तो लता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसकी राजधानी की बात करें, पल्लव की राजधानी की बात करें तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। कांची या फिर कांचीपुरम कह सकते हैं। कांची या फिर कांचीपुरम कह सकते हैं। ठीक है, तो पल्लव का अर्थ होता है लता। तमिल में पल्लव का अर्थ होता है डाकू। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची या फिर कांचीपुरम। ठीक है, कांची या फिर कांचीपुरम। ठीक है, इसका राज्य चिन्ह की बात करें तो इसका राज्य चिन्ह क्या था पल्लव वंश का? तो ब्रिसल। ब्रिसल जो कि बैल होता था। ठीक है, तो पल्लव वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो ब्रिसल था। पल्लव वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो ब्रिसल था, वृषभ था, वृषभ था। ठीक है, यहाँ ब्रिसल लिखा हुआ है, वृषभ था, वृषभ था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे, वृषभ यानी बैल। ठीक है, अगर पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक अगर पूछे तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं इनके शासकों के बारे में। आइए जानते हैं। तो पहला आ जाते हैं शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो प्रारंभ में ये जैन थे। क्या थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में ये जैन थे और परंतु बाद में ये संत अप्पर के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में क्या थे? ये एक जैन थे और परंतु बाद में संत अप्पर के प्रभाव में आकर के इन्होंने शैव धर्म को अपना लेते हैं। क्या अपना लेते हैं? शैव धर्म को अपना लेते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद की बात करते हैं तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लव और चालुक्य के बीच संघर्ष शुरुआत की गई। ठीक है, या फिर शुरू हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, हमने आपको चालुक्य राजवंश में पढ़ाया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो इसने श्रीलंका के राजा मनवम को इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजा मनबम की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी या फिर हराए। ठीक है, और चालुक्य की बादामी को जीतकर बादामी कोंड की उपाधि लिए। कौन लिए? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इन्होंने कैसे अपने आप को, इन्होंने श्रीलंका के, ठीक है यहाँ ध्यान रखेंगे, इन्होंने श्रीलंका के राजा मानवम की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को हराया और चालुक्य के जीत करके बादामी कोंड की उपाधि धारण किए। तो पूछ ले, अगर एग्जाम में पूछ ले कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी कोंड की उपाधि किस उपलक्ष्य में लिया? तो ये पुलकेशिन द्वितीय को हराया। अच्छा बताएंगे ये सहायता किन से लिए? तो श्रीलंका के राजा मानवम की सहायता से। ठीक है,
और इसके बाद चालुक्य के बादामी को जीत करके इन्होंने बादामी कोंड की उपाधि धारण की है। ठीक है, इसने बादामी में विजय स्तंभ स्थापित किए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसने बादामी में विजय स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के समय में महाबलीपुरम में एकास्मक पत्थर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। एकास्म पत्थर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। एकास्म पत्थर के मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने श्रीलंका के मानवम की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को हराया। चालुक्य बादामी को जीतकर बादामी कोंड की उपाधि धारण की है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इन्होंने बादामी में विजय स्तंभ स्थापित किए। इन्होंने बादामी में विजय स्तंभ को स्थापित किया। इसके बाद इन्हीं के समय में महाबलीपुरम में एकास्म पत्थर का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय इन्होंने क्या किया कि अपना जो दूत मंडल है उसे चीन भेजा। इन्होंने अपना दूत मंडल को चीन भेजा। ठीक है, पल्लव वंश के अंतिम राजा थे अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के अंतिम राजा कौन थे? अपराजित वर्मन थे, जिसकी हत्या उन्हीं के सावंत आदित्य चोल ने किया और चोल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। और इसके बाद पल्लव वंश के अंतिम राजा अपराजित वर्मन को हराया, जिसकी हत्या करके इन्हीं के सावंत आदित्य चोल ने चोल वंश की स्थापना की। तो ध्यान रख लेंगे। तो आशा करते हैं आपको पल्लव वंश से रिलेटेड ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाल वंश के बारे में। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की शुरुआत करते हैं। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश को शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पाल वंश को। तो पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल में। पाल वंश की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल में। पाल वंश में इसका साम्राज्य बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में विस्तारित था। अगर पूछते पाल वंश का साम्राज्य जो है किस किस क्षेत्र में विस्तारित था, तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। यह बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति थे। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने बिहार शरीफ के निकट ओदंतीपुरी बिहार की स्थापना की। इन्होंने बिहार शरीफ के निकट ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, कहाँ स्थापना की है? बंगाल में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में। गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बिहार शरीफ के निकट ओदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाए थे। ठीक है, इन्हीं में अब आगे जाते हैं दूसरे शासक धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो इन्होंने, आप जानते ही होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है? बिहार में है, भागलपुर में।
ठीक है। तो धर्मपाल परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। धर्मपाल परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत पाल वंश के शासक धर्मपाल के समय ही हो गया था। इन्होंने इंद्र युद्ध को हराकर चक्रायुद्ध ध्यान रख लेंगे, चक्रायुद्ध को बनाया। ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत पाल वंश के शासक धर्मपाल के समय ही हुआ था। इन्होंने इंद्र युद्ध और को हराकर चक्रयुद्ध को बनाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं देवपाल। देवपाल की बात करें तो देवपाल पाल वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। देवपाल थे पाल वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। पाल वंश के अंतिम प्रतापी राजा कौन थे? देवपाल। ठीक है। पाल वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे देवपाल। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, पाल वंश के अंतिम प्रतापी राजा देवपाल थे। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। और मुंगेर को राजधानी आधुनिक काल में भी कौन बनाए थे? बताइए कौन बनाए थे? तो मोहम्मद बिन, आप बताएंगे कौन बनाए थे? हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आप हमें कमेंट में जरूर जवाब देंगे। पाल वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे देवपाल। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है। तो देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। 850 ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पाल वंश कमजोर होता चला गया। तो आशा करते हैं आपको पाल वंश से रिलेटेड आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आज का हम लोगों का पूर्व मध्यकाल का जो शासन था वो प्रतिहार वंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन किए थे? तो हरिश्चंद्र ने किया था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन किए थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन किए थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किए थे हरिश्चंद्र ने। ठीक है। हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। इसके शासक थे नागभट्ट प्रथम। इसने भाड़ौच को विजय किया। इन्होंने क्या किया? नागभट्ट प्रथम ने भाड़ौच को विजय किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट शासक की बात करें तो आ जाते हैं वत्सराज। वत्सराज की बात करें तो प्रतिहार वंश के वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हुआ। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुद्ध को हराया और पाल राजा धर्मपाल को भी हराया। हमने पाल वंश में आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष उनके समय भी चालू हो गया था, दोनों ये समकालीन थे। तो वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुद्ध को हराया तथा धर्मपाल को भी हराए। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हत्या कर चक्रा युद्ध को हराया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को पर हत्या करके चक्रा युद्ध को हराया। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लें। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रा युद्ध को हराया, ठीक है, और धर्मपाल को भी हराए। बाद में देवपाल ने राष्ट्रकूट राजा गोपाल तृतीय के सहयोग से नागभट्ट द्वितीय को हराया। किसे हराया? तो देवपाल ने राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय की मदद से या फिर सहयोग से देवपाल ने क्या किया? नागभट्ट द्वितीय को हराया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम की बात करते हैं। तो मिहिर भोज प्रथम की बात करें तो इन्होंने 836 ईस्वी में कन्नौज पे हमला करके देवपाल को हराया। मिहिर भोज प्रथम ने 836 ईस्वी में कन्नौज पर हमला करके देवपाल को हराया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कौन बनाया? मिहिर भोज। कौन से वंश से थे? तो ये प्रतिहार वंश से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शासक आ जाते हैं महेंद्रपाल की बात करें तो महेंद्रपाल ने मगध तक का क्षेत्र को विजय किया। महेंद्रपाल ने, जो कि प्रतिहार वंश से शासक थे, महेंद्रपाल ने मगध तक का क्षेत्र को विजय प्राप्त किया। इसके बाद बगदाद के अल मसूदी गुजरात की यात्रा की। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रतिहार वंश की शक्ति कमजोर हुई और राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने गुजरात का क्षेत्र पर अधिकार किया और प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये छोटा छोटा टॉपिक प्रतिहार वंश से पाल वंश से चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे और हमारे बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश किसके सावंत थे? तो ये चालुक्य के सावंत थे। राष्ट्रकूट वंश जो थे ये चालुक्य के सावंत थे। राष्ट्रकूट का चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह तो गरुड़ था। राष्ट्रकूट का अगर पूछते आपके एग्जाम में कि राष्ट्रकूट वंश का राज्य चिन्ह क्या था तो गरुड़ था। ठीक है, और इसकी राजधानी राष्ट्रकूट की कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके शासकों का क्रम में। इनके शासकों का क्रम में बात करते हैं। तो इनके शासकों के क्रम में बात करते हैं दंती दुर्ग का। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था दंती दुर्ग। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। इसे ध्यान रख लेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या करके ये शासक बने थे। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे बात करते हैं कृष्ण प्रथम की बात करें तो ये एलोरा मंदिर
कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, इनसे यही टॉपिक मजबूत है। तो ध्यान रखेंगे, कृष्ण प्रथम एलोरा मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव की बात करें तो ध्रुव के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ध्रुव के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, ध्रुव ने प्रतिहार राजा की क्या किए थे, तो वत्सराज की हराया था, वत्सराज को हराया था। वत्सराज किस वंश से थे, प्रतिहार वंश से थे। ठीक है, तो वत्सराज किस वंश से थे, प्रतिहार वंश से थे। ठीक है, तो ध्रुव ने प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की बात करें तो गोविंद तृतीय इन्होंने पल्लव पांड्य गंगसंग को नष्ट करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। तो दक्षिण भारत में स्थिति को मजबूत कौन किए थे, गोविंद तृतीय। इन्होंने पल्लव पांड्य गंगसंग को नष्ट करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रकूट के अंतिम प्रतापी शासक वीर नारायण की उपाधि धारण किए थे। अंतिम शासक को हराए होंगे, उसके बाद इन्होंने वीर नारायण की उपाधि धारण की है। ठीक है, अमोघ शास्त्र। ठीक है, अमोघ वर्ष इन्होंने क्या किया था, वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय की बात करें तो चोल राजा प्रतंक प्रथम 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हराया, तक्कोलम का युद्ध में हराया। ठीक है, तो चोल राजा प्रतंक प्रथम को 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध में हराया। चोल राजा कौन थे, प्रतंक प्रथम को 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में हराया। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। कौन थे, कर्क द्वितीय थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे, कर्क द्वितीय थे राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा। इन्होंने 975 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य की शुरुआत की। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय ने 975 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य की शुरुआत की। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। तो आशा करते हैं आपको राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बोधियागा स्टडी को। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोल राजवंश के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है चोल राजवंश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोल राजवंश के बारे में। ठीक है, तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है चोल राजवंश। तो चोल राजवंश को शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे द्वारा वीडियो जारी किए गए उसे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोल राजवंश के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, चोल राजवंश के बारे में पढ़ने वाले। तो शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का शुरुआत करते हैं चोल राजवंश के बारे में। चोल राजवंश की बात करें तो चोल किसके सावंत थे, तो चोल राजवंश जो थे पल्लव के सावंत थे। चोल राजवंश किसके सावंत थे, तो चोल राजवंश पल्लव के सावंत थे। इसके संस्थापक कौन है, तो आदित्य चोल।
चोल राजवंश के संस्थापक, चोल वंश के संस्थापक कौन है? आदित्य चोल। ठीक है, अब इनमें शासक की बात करते हैं। पहला आ जाते हैं शासक विजयालय। विजयालय की बात करें तो विजयालय को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। विजयालय को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन्होंने तंजौर पर अधिकार किया और नरकेसर की उपाधि धारण किए थे। तो ध्यान रख लेंगे, विजयालय चोल राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने तंजौर पर अधिकार किया और नरकेसर की उपाधि धारण किया। तो न अगर पूछ दे आपके एग्जाम में नरकेसर की उपाधि चोल राजवंश में कौन से राजा ने धरा था, अपने आप को उपाधि धारण किया था, तो नरकेसर की उपाधि धारण किए थे विजयालय ने। ठीक है, और तंजौर को जीता था, तंजौर पर अधिकार किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शासक आ जाते हैं प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम की बात करें तो प्रांतक प्रथम ने पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर पांड्य की राजधानी मदुरई में विजय किया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखे लेंगे। प्रांतक प्रथम ने पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय, कौन से हो जाते हैं? पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय। ठीक है, पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हरा करके पांड्य की राजधानी मदुरई पर विजय किया और मदुरई कुंड की उपाधि धारण किए। क्या किए उपाधि? मदुरई कुंड की उपाधि धारण किए, मदुरई कुंड की उपाधि धारण किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तो कोल्लम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को हराया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने क्या किया? प्रांतक प्रथम को क्या किया? तक्कोलम के युद्ध में हराया। और जिसके हराया, ठीक है, किन्हें हराया? तो ये प्रांतक प्रथम को कौन हराए? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को हराया, जिसके कुछ समय के लिए चोल की स्थिति कमजोर हुई। चोल की स्थिति क्या हो गई? चोल वंश की स्थिति थोड़ा सा कमजोर हुआ। अब आते हैं राजराज प्रथम की बात करें दोस्तों, तो राजराज प्रथम ने चोलों के नौसेना शक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाया। राजराज प्रथम ने क्या किया? तो राजराज प्रथम ने चोलों के नौसेना शक्ति को, नौसेना यानी जल सेना शक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया? पांडे चेर श्रीलंका के महेंद्र पंचम के त्रिसंगठन को पराजित किया और श्रीलंका के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। तो ठीक है, राजराज प्रथम ने चोलों के नौसेना शक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाया और इसने पांड्य चेर श्रीलंका के महेंद्र पंचम के साथ त्रिसंगठन को पराजित किया और श्रीलंका के कुछ भाग पर अपना अधिकार किया। इन्होंने क्या किया? मालदीव का भी विजय किया। मालदीव देश है तो इनसे फैक्ट बन जाता है इम्पोर्टेंट। इन्होंने क्या किया? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के कुछ क्षेत्र को जीता। चेर पांडे राजा थे, उन्हें भी हराया और श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को त्रिसंगठन को पराजित किया और श्रीलंका के कुछ भाग पर अपना अधिकार किया। और इसके बाद इन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया। राज प्रथम ने पहली बार भूमि पैमाइश कराई। राज प्रथम ने पहली बार क्या करवाया? भूमि पैमाइश करवाया। ठीक है, राज प्रथम शैव थे, शैव धर्म को मानते थे। इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो राजराजेश प्रथम ने पहली बार भूमि पैमाइश कराई। राजराज प्रथम ने शैव धर्म से थे। इन्होंने तंजौर में क्या किया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो 1022 ईस्वी में इन्होंने बंगाल को विजय किया। 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को विजय किया और पाल राजा महिपाल को हरा करके क्या किए, गंगई कोंड की उपाधि धारण किए। और हाँ, यहाँ से ये प्रश्न आपका 26 दिसंबर हाल ही में 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसे ध्यान से रख लेंगे, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, कोई प्रश्न को कोई बात को मिस ना करेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो 1022 ईस्वी में इन्होंने बंगाल विजय किया और पाल राजा महिपाल को हरा करके गंगई कोंड की उपाधि धारण किए। राजेंद्र प्रथम स्वयं विद्वान थे, इन्होंने पंडित चोल की भी उपाधि धारण किया था, पंडित चोल के भी उपाधि धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट राजा आ जाते हैं राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज प्रथम की बात करें तो राजा धीराज प्रथम कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर से लड़ते हुए, राजा धीराज प्रथम चोल राजा धीराज प्रथम कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। युद्ध क्षेत्र में ही इन्हीं के कोई थे, राजेंद्र द्वितीय ने राज्याभिषेक किया। जब मृत्यु हो गया तो ये फिर दोबारा दूसरे राजा कौन बने, राजेंद्र द्वितीय ने बना, राजेंद्र द्वितीय बने। ठीक है, चलिए अब राजेंद्र द्वितीय की बात कर लेते हैं। राजेंद्र द्वितीय की बात करें तो राजेंद्र द्वितीय कोप्पम के युद्ध में, राजेंद्र द्वितीय कोप्पम के युद्ध में चालुक्य राजा सोमेश्वर को हराया। राजा धीराज को तो सोमेश्वर ने हरा दिया, फिर इसके बाद तुरंत ही शासक कौन बने, राजेंद्र द्वितीय, वही युद्ध भूमि में। और इसके बाद फिर लड़ाई शुरुआत हुई कोप्पम के युद्ध में, चालुक्य राजा सोमेश्वर को फिर राजेंद्र द्वितीय ने हराया। सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में क्या किया, आत्महत्या अपने आप को कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलोतुंग प्रथम की बात करें, कुलोतुंग प्रथम की बात करें तो इन्होंने भूमि पैमाइश की शुरुआत दोबारा से करवाई। तो पहले कौन करवाए थे, राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो कुलोतुंग प्रथम की बात करें तो कुलोतुंग प्रथम इन्होंने भूमि पैमाइश को फिर से दोबारा चालू करवाया। कुलोतुंग प्रथम ने चीन सम्राट के 72 प्रतिनिधियों को दूतमंडल के रूप में भेजा। कुलोतुंग प्रथम ने चीन सम्राट के पास 72 भारतीय प्रतिनिधियों जो भी हो, तो 72 व्यापारियों को दूतमंडल बना करके भेजा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे, राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे, राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का साम्राज्य विभाजित था, साम्राज्य बड़ा होता था। इसके बाद मंडल कहलाते थे, मंडल कौन कहलाते थे, राज्य। वलनाडु कौन कहलाती थी, कमिश्नरी। और इसके बाद नाडु कौन कहलाता था, जिला। कुर्रम कहलाता था गांव। ठीक है, तो चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, ग्राम प्रशासन, स्वायत्ता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेंगे आप लोग। चोलों ने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था। चोलों ने क्या किया था, सबसे शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो चोल राजवंश से आपका ये टॉपिक जो था चोल राजवंश का हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आज का टॉपिक चोल वंश से रिलेटेड है। और हाँ, जितना भी दक्षिण भारत का है हम सोचते हैं सबको एक ही में करके एक ही वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, और अलग अलग भी कर दे देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आपको बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, आप इसे भी जान लीजिए। तो चंदेल वंश के बारे में जानने वाले हैं। तो जानने से पहले बता दें आपको, बोधियागा स्टडी, जो कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो शुरुआत करते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नानुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नानुक थे। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चंदेल राजा जो थे यशोवर्मन ने क्या किया? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया और चंदेल शासक ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बारे में आपको अलग से वीडियो एक लाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो चंदेल राजा यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया था। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन कीरत सागर का निर्माण किया था। कीरत सागर का अगर पूछते कौन निर्माण किए थे तो कीर्तिवर्मन ने किया था। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन ने कीरत सागर का निर्माण किया था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको चंदेल वंश से रिलेटेड आपको यह वीडियोज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।